जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कई सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिनको कि लेकर आपके मन में एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है कि नहीं यार, ये मूवी कुछ बड़ा धमाका करेगी। और अभी हाल फिलहाल हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर देवरा मूवी रिलीज हुई है। परसों ये मूवी रिलीज हुई है फ्राइडे के दिन। और आज संडे को मेरा इसको रिव्यू करने का मकसद बस इतना है कि ये मूवी जो है दर्शकों को कुछ उतनी ज़्यादा खास पसंद आ नहीं रही है। मिक्स्ड रिव्यूज इस मूवी के लेकर निकल कर सामने आ रहे हैं। बट समझना आपको यहाँ पर यह पड़ेगा कि ये एक मूवी मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी है, एक मास हीरो की मूवी है। ऐसी मूवी में अगर आप ज़्यादा कुछ चीज़ें बारीकी से ढूंढने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद अपने साथ में एक धोखा करेंगे और कोई बात नहीं है। दरअसल इस मूवी को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज तो निकल कर सामने आ ही रहे हैं, लेकिन 300 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई देवरा पार्ट 1 ने कमाई काफ़ी अच्छी करना शुरू रखी है। 2 दिनों में ये मूवी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के मामले में 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो ऐसा है कि ये मूवी अपना पैसा तो निकाल लेगी, लेकिन दर्शक इसको पास करेंगे या फेल करेंगे, ये एक बात की बात है। बात करें अगर मूवी के रिव्यू की तो देवरा करीब 2 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा लंबी मूवी है। लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं तो ये फिल्म शायद आधी भी नहीं बचेगी। एवरेज हर 3 मिनट में उनका एक हीरो वाली वॉक, हीरो वाला पोज या फिर स्लो मोशन वाली वॉक आपको देखने के लिए मिली जाएगी। और यही सब शॉट से आधी से भी ज़्यादा मूवी भरी पड़ी है। इससे पहले कि आप इस बात को नेगेटिवली समझें, 1 मिनट ब्रेक लेकर जरा डिस्कस करते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म होता क्या है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जूनियर एनटीआर एक मास हीरो है और उनमें हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक मटेरियल भी है। लेकिन यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हीरो का हीरोइज्म उसके एक्ट और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वो करते हुए दिखाई देना चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑब्वियस लगे, जो पॉसिबल तो हो, लेकिन कोई और वैसा करने की हिम्मत या विल पावर नहीं दिखा सकता। जैसा कि हमने आरआरआर के उस सीन में देखा था जिसमें जूनियर एनटीआर जानवरों के साथ में अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं। उस सीन में सब कुछ ऐसा है जो टेक्निकली पॉसिबल है, ना कि हीरो कुछ ऐसा करते हुए देखना चाहिए जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और देवरा में ऐसे मोमेंट्स भरे पड़े हैं जहां कि आपको देखकर लगेगा कि यार, क्या वाकई में ये चीज़ हो रही है। क्योंकि आज की तारीख में ऑडियंस बहुत रियलिस्टिक हो चुकी है। देखिए, देवरा के अगर हम लोग मेन मुद्दे की बात करें तो फिल्म में समंदर किनारे पहाड़ पर बसे 4 गांवों की कहानी को दिखाया गया है, जिनके पुरखे बहुत बड़े वीर थे। उन वीरों ने गलत नीयत लेकर समंदर से आ रहे हर खतरे को झुका दिया था, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश आज़ाद होने के बाद युद्ध लड़ने वाले ये वीर अब किसी काम के नहीं रहे, तो जिंदगी चलाने के लिए ये ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए थी, जैसे कि पैसों के बदले किसी और के लिए समंदर में जहाज़ों से माल चोरी करना। चारों गांव के लोग अलग अलग स्किल्स में माहिर थे। किसी गांव के लोग किसी काम में स्किल्ड थे। फिल्म ये नहीं बताती है कि कौन किस में था, लेकिन एक गांव का लीडर देवरा जूनियर एनटीआर है और एक का भैरा मतलब कि सैफ अली खान है। दोनों एक टक्कर के बहादुर हैं। बाकी 2 गांव के भी लीडर हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने लायक कोई ऐसा मूवमेंट बनाया नहीं गया है। और ऐसा फिल्म आपसे चाहती भी है कि आप वहां ध्यान ना दें। देवरा, भैरा एंड कंपनी राजी खुशी शिप से चोरी करके लाइफ काट रहे हैं। हालात बदलते हैं और देवरा को एहसास होता है कि गैंगस्टर्स ने उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया है और वो लोग स्मगलिंग चेन का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें साइड इफेक्ट्स देखते हुए वो तय करता है कि अब कोई समंदर में ये काम करने के लिए नहीं उतरेगा, सिर्फ मछलियां पकड़कर गुजारा किया जाएगा। सीधी बात यह है कि बहुत सारे परिवारों की इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है और बहरा का मानना है कि अपने पुराने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि देवरा के साथ और मतलब जूनियर एनटीआर के साथ भी एक मास अपील है, इसलिए नैतिकता तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर में रखनी ही पड़ेगी। बहरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करता है, तो देवरा बाकी 3 गांव के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समंदर में उतरने को तैयार हैं। अल्टीमेटली वो घर परिवार छोड़कर एक मिथक की तरह समंदर का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा वारा, जो कि जूनियर एनटीआर ही है, तथा कथित रूप से एक डरपोक यंग मैन बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया है, जबकि गांव वालों को लगता है कि वारा अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा। बेटा देवरा का ऐसा काम करेगा कि बस सब लोग देखते ही रह जाएंगे। मगर ये कोई नहीं जानता है कि वारा की कहानी में ट्विस्ट कितना बड़ा आने वाला है। वारा के साथ ही उसकी बचपन की सहेली थंगम मतलब कि जानवी कपूर भी अब जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी का बस एक ही बड़ा मकसद है और उसका मकसद यह है कि उसे ऐसे वीर से ब्याह करना है जिसे देखते ही उसके तन बदन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो पूरी मूवी में बताई ही है। इसलिए इस मैटर को सीरियसली समझा जाना चाहिए। उसे बचपन से यही उम्मीद थी कि देवरा के बेटे वारा में ये बात होगी,
मगर वो तो फायर नहीं फ्लावर निकला। फिल्म के इस सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव स्टोरी और स्टोरी दोनों ही डालना भूल गए। एक गाना जरूर डाल दिया है जिसमें जानवी ने सुंदर दिखने की बहुत बेहतरीन कोशिश करी है और एक हद तक वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गई है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से योद्धा हो जाना स्क्रीन पर उभर कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुके जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यहाँ पर पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में एक तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर है, लेकिन ये उस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कि कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन वीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा कर जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा ग्राफिक से भरे हुए हैं, इसलिए सिंथेटिक से लगते हैं। इनमें वो अपील मिसिंग लगती है और स्क्रीन पर देखकर आपको एक वाव फैक्टर कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ता है। दिक्कतों की बात करूं तो देखिए, डायरेक्टर कोरताला शिव के विजन में दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी क्रिएट नहीं कर पाते जो एक्शन वाले मूवमेंट्स के थ्रिल को ऊपर उठा सके। देवरा की सबसे बड़ी समस्या है पेसिंग में। पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये मूवी एक ही स्पीड से भागती जा रही है। एक्शन और इमोशंस के बीच में वो हाई और लो पॉइंट क्रिएट ही नहीं किया गया जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके। ऊपर से हिंदी डबिंग में कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी हैं। कुछ जगह पर एक्टर्स के लिपसिंग गड़बड़ हैं और कुछ जगह पर डबिंग में साउंड घुला हुआ सा लगता है। फिल्म की शुरुआत में गाने के लिरिक्स सुनने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से हुई हिंदी डबिंग की वॉल्यूम गड़बड़ है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म को आखिर बचाने वाली चीज़ क्या है। तो देखिए, फिल्म भी एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जूनियर एनटीआर को पूरा क्रेडिट देकर, मतलब अगर अपने आप को बचा सकती है तो उसको बचा लेना चाहिए, क्योंकि उनके हिस्से में जो भी कुछ आया है उसकी एनर्जी वो अपने आप को, मतलब आप जब वहाँ पर बैठ के मूवी देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से फील होगी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। सैफ अली खान को इस तरह के नेगेटिव रोल में देखना मज़ेदार लगता ही है। उनके चेहरे पर साजिश भरा शैतानी एक्सप्रेशन बहुत कमाल का लगता है और एक्शन सीन्स में वो जूनियर एनटीआर की एनर्जी को कहीं ना कहीं मैच भी करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जानवी कपूर के लिए फिल्म में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, मगर जो था वो उन्होंने अच्छे से किया है। हालांकि वो पसंद या नापसंद आना हर एक दर्शक की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। प्रकाश राज जैसे सॉलिड बंजे हुए एक्टर को फिल्म में बिल्कुल वेस्ट कर दिया गया है और बाकी सपोर्टिंग रोल्स को भी बहुत अच्छे मोमेंट कोई दिए नहीं गए। कुल मिलाकर आरआर जैसी फिल्म, एपिक फिल्म के बाद में जूनियर एनटीआर को जैसे फॉलो अप फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इसमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर एनटीआर के स्टारडम का ही होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया या कोई आपको ऐसी थिंकिंग डिलीवर नहीं करती है जिसके लिए आप इस मूवी को याद रखें। हालांकि सेकंड पार्ट में के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर आखिर में छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में कमज़ोर रहे। फिर भी अगर आप फिल्म जूनियर एनटीआर के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको इस मूवी को मत देखने मज़ा आएगा ही आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।